सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री बुक का आज हम लोग 8वां चैप्टर करने जा रहे हैं। इसकी आज 5वीं क्लास है, 5वीं और आखिरी क्लास है। पिछले 4 क्लासेस में जो आपको पढ़ाया गया है वो आप लोग रिवाइज करते रहो वीडियो देख के, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस। नेशनल ड्रेस की, राष्ट्रीय पोशाक की डिजाइनिंग। As nationalist feelings swept across India by the late 19th century, Indians began devising cultural symbols that would express the unity of the nation. Artists looked for a national style of art. Poets wrote national songs. Then a debate began over the design of the national flag. The search for a national dress was part of this move to define the cultural identity of the nation in symbolic ways. तो जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना जो है वो जागृत हुई, राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ पूरे इंडिया में लेट 19th सेंचुरी में, इंडियंस जो हैं उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीक बनाना जो है वो शुरू कर दिया। सांस्कृतिक प्रतीक बनाने में लग गए, क्योंकि सांस्कृतिक प्रतीक हो या फिर वैसी कोई भी बातें जो आपको यूनाइट करती हैं, वो किसी भी देश में राष्ट्र भक्ति को जगाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है, राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो गया, राष्ट्रीय भावना 19th सेंचुरी में इंडिया में फैल गई, इंडियंस ने क्या किया, राष्ट्रीय एकता को एक्सप्रेस करने के लिए सांस्कृतिक सिंबल्स बनाने में जुट गए। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो नए तरह की आर्ट जो है उसकी तलाश में लग गए। पोएट्स जो हैं वो नेशनल सॉन्ग्स लिखने लगे। एक डिबेट शुरू हो गया नेशनल फ्लैग के डिजाइन पर। क्या हो गया? एक डिबेट शुरू हो गया। और नेशनल ड्रेस जो है वो इसी मूव का एक हिस्सा था। नेशनल ड्रेस की भी क्या होने लगी, तलाश होने लगी, ताकि जो है वो पहचान को क्या मिल सके, एक प्रतीक मिल सके। जैसे मान के चलो कि आप किसी स्कूल में जाते हो तो स्कूल का ड्रेस देखकर ही लोग समझ जाते हैं ना कि आप फलाने स्कूल से बिलोंग करते हो। तो उसी तरीके से लोग जो है वो नेशनल ड्रेस चुनने में लग गए कि किस तरह का नेशनल ड्रेस उनको अपनाना चाहिए, ताकि उनको देखकर ही समझ में आ जाए कि ये नेशनलिज्म वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले हैं। तो जैसे जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो इंडिया में फैलने लगी लेट 19th सेंचुरी में, इंडियंस जो हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, सांस्कृतिक प्रतीक बनाने में लग गए ये लोग, जिससे कि देश की यूनिटी को क्या किया जा सकता था, अभिव्यक्त किया जा सकता था। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो नेशनल स्टाइल ऑफ आर्ट, कला की नेशनल आर्ट की तलाश में लग गए। पोएट लोग जो हैं वो राष्ट्रीय गीत लिखने लगे। और फिर जो है वो बहस शुरू हो गई नेशनल फ्लैग को लेकर कि नेशनल फ्लैग हमारा कैसा हो। और फिर जो नेशनल ड्रेस की जो खोज थी वो भी इसी पार्ट का हिस्सा था, ताकि हम अपने देश को क्या कर सके, अपने ड्रेस का एक पहनावा को क्या कर सके, प्रतीकात्मक तौर पर लोगों के सामने लाकर रख सके, जिसको देखकर ही लोग पहचान जाएं कि भाई ये फलाने देश का कपड़ा है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स विद ड्रेस एंगेज्ड मेन एंड वुमेन ऑफ द अपर क्लासेस एंड कास्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऊंची जाति और जो वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे, पुरुष से जो संबंधित पोशाक होता था, उसका एक सेल्फ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। मतलब अपने अपने लेवल पर लोग क्या करने लगे, पोशाक में जो है बदलाव लाना शुरू कर दिया, इस उद्देश्य से ताकि कोई पोशाक जो है वो नेशनल प्रतीक बन जाए, नेशनल ड्रेस का क्या बन जाए, प्रतीक बन जाए। तो उच्च जाति वर्ग के जो स्त्री पुरुष लोग थे वो लोग अपने अपने संबंधित क्या करने लगे, सेल्फ कॉन्शियस का मतलब सचेत होकर, ताकि दूसरे का ख्याल करते हुए कि वो कपड़ा अगर दूसरा कोई देखे तो उनके दिमाग में क्या विचार पनपे, इस आधार पर कोई गंदा विचार ना पनपे। कहने का मतलब ये कि एक समझ में आ जाए कि ये क्या है, भारतीय प्रतीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोग जो है वो अपने अपने स्तर पर क्या करने लगे, ऊंची जाति और वर्ग के जो स्त्री पुरुष थे वो संबंधित सचेत प्रयोग करने लगे। द टैगोर फैमिली ऑफ बंगाल एक्सपेरिमेंटेड बिगिनिंग इन द 1870s विद डिजाइन्स फॉर नेशनल ड्रेस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन इन इंडिया। टैगोर की जो फैमिली है बंगाल में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 1870 के दशक में उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया
और औरत और मर्द के लिए, इंडिया में औरत और मर्द के लिए इन्होंने ड्रेस को एक नया रूप दिया। Rabindranath Tagore suggested that instead of combining Indian and European dress, India's national dress should combine elements of Hindu and Muslim dress. रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सजेस्ट किया कि इंडियन और यूरोपियन ड्रेस को कंबाइन करके पहनने से अच्छा है, इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस को कंबाइन करके एक नया रूप देने से अच्छा है कि जो हमारे यहाँ जो जाति धर्म के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, उनके कपड़ों को कंबाइन करके एक नया कपड़ा जो है वो क्या किया जाए, नया पहनावा जो है वो क्या किया जाए, शुरू किया जाए, बना लिया जाए। इस तरीके से द चपकन, अ लॉन्ग बटन कोट वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल ड्रेस फॉर मैन। और इस तरीके से उन्होंने चपकन, जो कि एक बटन वाला लंबा कोट होता है, उसको मर्दों के लिए सबसे सही माना। बात समझ में आया? तो जब नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो इंडिया में शुरू हो गई थी, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो उसका विकास होना शुरू हो गया था, लोग जो है वो अब चाहने लगे थे कि हमारा देश जो है वो क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए, अंग्रेजी शासन से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो लेट 19वीं सेंचुरी में इंडियंस ने क्या किया, अपनी संस्कृति को प्रतीकात्मक चिन्ह देने की उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी, ताकि देश की एकता को क्या किया जा सके, अभिव्यक्त किया जा सके। आर्टिस्ट लोग जो थे वो आर्ट की नेशनल स्टाइल को तलाश करने लगे, पोइट्स लोग नेशनल सॉन्ग्स तैयार करने लगे, और फिर नेशनल फ्लैग को लेकर डिबेट छिड़ गई कि किस तरह का हमारा नेशनल फ्लैग होगा। नेशनल ड्रेस भी जो है वो इसी का हिस्सा था, इसी तरह की सोच का हिस्सा था, जो लोग चाहते थे कि हमारे देश को क्या मिले, एक नेशनल ड्रेस मिले। जो सेल्फ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट होने लगे, लोग जो हैं वो क्या करने लगे, अपने अपने लेवल पर क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे कि किस किस तरह का पहनावा को क्या किया जाए, अपनाया जाए, जिससे कि उसको क्या मिल सके, एक अपने देश की पहचान मिल सके। द टैगोर फैमिली, बंगाल की जो टैगोर फैमिली थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 1870 के दशक में शुरुआत हुई। डिजाइन, उन्होंने नेशनल ड्रेस की डिजाइनिंग शुरू करी औरत और मर्दों के लिए इंडिया में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया कि इंडियन और यूरोपियन ड्रेस को कंबाइन करने से अच्छा है कि भारत में जो जाति वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, उनके कपड़ों को मिलाकर एक नया पहनावा क्या किया जाए, तैयार किया जाए। और ऐसे में ही उन्होंने चपकान या चपकन कह लो, चपकन जो कि एक लंबा कोट होता है जिसमें ज़्यादा बटन लगे होते हैं, उन्होंने एक इस तरह का जो पहनावा जो है वो सजेस्ट कर दिया। किसने सजेस्ट किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि ये जो है वो मर्दों के लिए सबसे सही है, और ये क्या है, इंडियन का एक कल्चरल सिंबल बनेगा, भारतीय संस्कृति की पोशाक का क्या बनेगा, ये सिंबल बनेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम के कपड़े को मिलाकर क्या किया, एक चपकन जो है वो सजेस्ट कर दिया कि भाई लंबा बटन वाला जो कोट होता है, आप इसको क्या करो, भारतीय ड्रेस में शामिल करो, हमारी संस्कृति का क्या बनेगा, ये प्रतीक बनेगा। There were also attempts to develop a dress style that would draw on the tradition of different regions. इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो थी उससे प्रेरणा ली गई। मतलब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो चपकन जो सजेस्ट किया था, उसी तरह अलग अलग देश के हिस्सों में लोग जो है वो अपने अपने ढंग से क्या करने लगे, नए नए कपड़ों को क्या करने लगे, पहनकर, मतलब उसको इस कोशिश में वो पहनने लगे कि ये कहीं भारतीय संस्कृति की पोशाक का क्या बन जाए, भारतीय पोशाक संस्कृति की प्रतीक बन जाए। इन द लेट 1870s, ज्ञानदानंदिनी देवी, वाइफ ऑफ सत्येंद्रनाथ टैगोर, द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ICS, रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा। 1870 के दशक की बात है, आखिरी दशक की बात है। ज्ञानदानंदिनी देवी, जो कि सत्येंद्रनाथ टैगोर की बीवी थी। ज्ञानदानंदिनी कौन थी? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर की बीवी थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो ICS के पहले इंडियन मेंबर थे, ठीक है, इंपीरियल सिविल सर्विस, ICS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये जीके का क्वेश्चन है, आप दिमाग में रख लेना कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ये जो है वो ICS के पहले इंडियन मेंबर थे। इससे पहले जितने भी थे सब वाइट ही थे, ये पहले इंडियन थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि ICS के क्या बने थे, पहले मेंबर बने थे। तो इनकी वाइफ ज्ञानदानंदिनी देवी जो हैं
वो लौटी थी कहाँ से, बॉम्बे से कलकत्ता लौटी थी, और उन्होंने पारसी स्टाइल ऑफ साड़ी को जो है, साड़ी पारसी लोग जैसे, पारसी औरतें जैसी साड़ी पहनती थी उनकी साड़ी को इन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। मुंबई से वो ये साड़ी का डिजाइन जो है वो लेकर के कोलकाता आई थी। शी अडॉप्टेड द पारसी स्टाइल ऑफ वेयरिंग द साड़ी पिंड टू द लेफ्ट शोल्डर विद द ब्रूच। उन्होंने ये जो पारसी स्टाइल ऑफ साड़ी को अपनाया था, पहन रखा था, उसको एक ब्रूच की मदद से लेफ्ट शोल्डर पर क्या कर रखा था, पिंड कर रखा था, पिन लगा रखा था। एंड वोर्न विद द ब्लाउज एंड शूज, और ब्लाउज के ऊपर ये साड़ी उन्होंने पारसी स्टाइल की साड़ी पहन रखी थी, ब्रूच लगा रखा था और जूतियां पहन रखी थी। दिस वॉज क्विकली अडॉप्टेड बाई ब्रह्मो समाजी वुमेन एंड केम टू बी नोन एज ब्रह्मिका साड़ी। अब ये जो वो नया स्टाइल लाई थी, पारसी साड़ी पहन कर आई थी, ब्लाउज के ऊपर साड़ी और उसको पिन करके ब्रूच की मदद से जो वो पहनी हुई थी, तो इसको ब्रह्म समाजी औरतें जो हैं उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, वो भी क्या करने लगी, पहनने लगी। और इस साड़ी का क्या नाम पड़ गया फिर, ब्रह्मिका साड़ी, ब्रह्मिका साड़ी पड़ गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, चपकन सजेस्ट किया था, और ज्ञानदा नंदिनी देवी ने क्या सजेस्ट किया, क्या पहन के वो आई, पारसी स्टाइल ऑफ साड़ी पहन के आई। साड़ी की पारसी स्टाइल जो थी, पारसी औरतें जैसे साड़ी पहनती थी मुंबई में, तो वो वहां से ये साड़ी क्या करके आई, पहन करके आई। और ब्रह्म समाजी औरतों ने क्या किया, इनको एक्सेप्ट किया, और इस साड़ी का नया नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मिका साड़ी पड़ गया। दिस स्टाइल गेन्ड एक्सेप्टेंस बिफोर लॉन्ग एमंग महाराष्ट्रियन, उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस एज वेल एज नन ब्राह्मोस। तो ये जो स्टाइल था वो जल्द ही महाराष्ट्र और यूपी के ब्रह्म समाजियों और गैर ब्रह्म समाजियों में फिर चल पड़ा। तो पहले यहाँ पर तुरंत एक्सेप्ट किया गया, और फिर यूपी और महाराष्ट्र में भी जो ब्रह्म समाजी औरतें थीं वो, और गैर ब्रह्म समाजी जो ब्रह्म समाजी से नहीं बिलोंग करती थी, वो भी उन्होंने इस स्टाइल को क्या किया, कॉपी किया। और इस स्टाइल के जन्मदाता कौन, किनको कहा जाएगा, ज्ञानदा नंदिनी देवी को। कौन थी ज्ञानदा नंदिनी देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर की बीवी थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पहले ICS के क्या थे, फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। ठीक है, तो अब आपने समझ में आया कि जिस तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग की शुरुआत हुई पूरे इंडिया में 19वीं सेंचुरी में, लोगों ने अपना कल्चरल सिंबल बनाना शुरू कर दिया। पोएट्स लोग गीत लिखने लगे, कला की एक नेशनल स्टाइल की तलाश में लोग लग गए, नेशनल फ्लैग कैसा हो ये तय होने लगा, उस पर बहस छिड़ गई। और इसी पार्ट का एक हिस्सा था, सारी चीज़ों को जब संस्कृति में शामिल किया जाने लगा था, तो इसी पार्ट का हिस्सा था कि कौन सा ड्रेस अपनाया जाए। तो सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रयोग करने लगे। टैगोर फैमिली ने बंगाल की क्या करी, चपकान सजेस्ट करी। उन्होंने कहा कि यूरोपियन और इंडियन क्लोथ्स को मिक्स करके पहनने से अच्छा है कि आप हिंदू मुस्लिम के कपड़ों को मिक्स करके पहनिए। तो चपकन उन्होंने सजेस्ट किया, जो एक बटन वाला लंबा कोट होता है। फिर उन्हीं के तर्ज पर बाकी दूसरे जगहों में भी ये सारी चीज़ें फेमस हुई। और ज्ञानदा नंदिनी देवी जो है उन्होंने क्या किया, ब्रह्मिका साड़ी इंट्रोड्यूस कराया, जो कि एक पारसी साड़ी का क्या था, कॉपी था। पारसी लोग जैसे साड़ी पहनते थे उसकी कॉपी थी ये। तो और उनको थोड़े से नए ढंग से इन्होंने पहन कर क्या किया था, लोगों को दिखाया, इनको एक्सेप्ट किया गया, इस साड़ी के पहनावे को एक्सेप्ट किया गया, इसको ब्रह्मिका साड़ी का नाम दिया गया। हाउएवर these attempts at devising a pan Indian style did not fully succeed। हालांकि ये जो पूरे भारत में जो शैली, जैसे पैन इंडियन स्टाइल का मतलब पूरे भारत में अपनाई जाने वाली शैली, अखिल भारतीय शैली भी कह सकते हैं इसको आप। तो हालांकि ये जो अटेम्प्ट था कि सारे लोग जो है, भारत के लोग जो हैं, औरत वर्ग जो लोग हैं वो ये साड़ी अपना ले, या रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चपकन है उनको अपना ले, ये पूरी सफल नहीं हुआ। सभी लोगों ने इसको नहीं अपनाया। बात समझ में आ रहा है। तो चपकन जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सजेस्ट किया था, और ज्ञानदा नंदिनी देवी ने जो ब्रह्मिका साड़ी करी, तो उसको ब्रह्मिका साड़ी को बहुत औरतों ने अपनाया। यूपी में, महाराष्ट्र में भी अपनाया गया, ब्रह्म समाजी औरतों के द्वारा भी और गैर ब्रह्म समाजी औरतों के द्वारा भी। लेकिन इसको अखिल भारतीय शैली विकसित करने की ये कोशिशें जो है वो नाकामयाब रही। पूरे इंडिया में जो है वो ये फेमस नहीं हुआ। वुमेन ऑफ गुजरात, कोडागू, केरला एंड असम कंटिन्यू टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ी।
जो गुजरात, कोडागू, केरला और आसाम की औरतें थी, ये दूसरी तरह की साड़ियां पहनती थी। एक फिगर 19 देखने की आपको जरूरत है कि महारानी ऑफ त्रावणकोर जो है वो किस तरीके के कपड़े पहनती थी। नोट द वेस्टर्न शूज एंड द मॉडेस्ट लॉन्ग स्लीव ब्लाउज। आप ध्यान दो, वेस्टर्न ये जूतियां पहन रखी हैं और मर्यादित लॉन्ग स्लीव बड़ी बाजू वाली जो है वो क्या पहन रखी हैं, ब्लाउज पहन रखी हैं। दिस स्टाइल हैड बिकम कॉमन अमंग द अपर क्लासेस बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस तरह की स्टाइल जो है वो अपर क्लास के लोगों में क्या हो गई थी, फेमस हो गई थी। अब है स्वदेशी मूवमेंट। You have read about the Swadeshi movement in Bengal in the first decade of the 20th century. If you reflect back on the movement, you will realize that it was centrally linked to the politics of clothing. What was this politics? आपने स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा है, जो कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में हुआ था। 20th सेंचुरी के पहले दशक में ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। अगर आप गौर करो तो आप ये महसूस करोगे कि ये जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, इस आंदोलन के केंद्र में जो है वो पहनावे की राजनीति थी। इस आंदोलन के केंद्र में क्या थी, पहनावे की राजनीति थी। मतलब पहनावे के वजह से ही ये आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में। तो क्या थी ये पॉलिटिक्स, आगे समझो। You know that the British first came to trade in Indian textiles that were in great demand all over the world. India accounted for 1/4 of the world's manufactured goods in the 17th century. There were a million weavers in Bengal alone in the middle of the 18th century. However, the Industrial Revolution in Britain, which mechanized spinning and weaving and greatly increased the demand for raw materials such as cotton and indigo, changed इंडियाज स्टेटस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो आपने पहले ही बंगाल में हुए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा है, जो कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में हुआ था। अगर आप गौर करो तो आप जान पाओगे कि इस आंदोलन के केंद्र में जो है वो क्या थी, पहनावे की राजनीति थी। क्या थी वो पॉलिटिक्स? तो पहले जो है वो ब्रिटिश आए थे हिंदुस्तानी सूती वस्त्र का व्यापार करने के लिए इंडिया में इसलिए आए थे ताकि वो सूती कपड़ा का क्या कर सके, व्यापार कर सके। और सूती कपड़ा का जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में डिमांड था। पूरे दुनिया में जितना सूती कपड़ा का प्रोडक्शन होता था उसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है वो इंडिया में ही बनता था, इंडिया में ही बनता था। और केवल बंगाल में जो है वो करीब 1 मिलियन वीवर्स थे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख वीवर। तो ये हाथ से बुनाई होती थी पहले। तो स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो जो बंगाल में शुरू हुआ था 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अगर आप इस पर ध्यान से देखो इस आंदोलन को, तो आप महसूस करोगे कि इस आंदोलन के केंद्र में पहनावे की राजनीति थी। यानी कि पहनावे की वजह से ही, पहनावे का जो स्टाइल था उसी की वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ था। आप जानते हो कि ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तानी सूती वस्त्र का व्यापार करने के लिए आए थे और उस समय जो है केवल इंडिया में, पूरे विश्व में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता था टेक्सटाइल्स का, कपड़ों का, उसका 25% हिस्सा जो है, 1/4 हिस्सा जो है वो इंडिया में ही बनता था। और बंगाल में मात्र 1 लाख वीवर्स, 1 मिलियन वीवर्स थे, 10 लाख वीवर्स थे मात्र बंगाल में। तो सोचो कितना बृहत लेवल पे क्या होता होगा, टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। एटीन सेंचुरी के मिडिल तक बंगाल में कितने वीवर्स थे, 10 लाख। However, the Industrial Revolution in Britain, which mechanized spinning and weaving and greatly increased the demand for raw materials such as cotton and indigo, changed India's status in the world economy. हालांकि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हो गया, जो स्पिनिंग और वीविंग होती थी, सूत काटना, उसको बुनना, वो मशीन से किया जाने लगा। बात समझ रहा है? तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो सूत काटने की और कपड़ों की बुनाई की जो प्रक्रिया है वो अब किससे होने लगी, मशीन से होने लगी, जिससे कि रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया। कॉटन और इंडिगो के रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया और इससे इंडिया की स्टेटस जो है वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हो गई, बदल गई। बात समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर हाथ से लोग क्या करते थे, कपड़े बुनते थे। 18th सेंचुरी के मध्य तक जो है वो बंगाल में 10 लाख वीवर थे अकेले,
बाकी दूसरे जगह को छोड़ दो, गुजरात गुजरात को छोड़ दो, सूरत सूरत को छोड़ दो, तो केवल बंगाल में ही कितने थे, 10 लाख वीवर्स थे। तो ये हाथ से बुनाई करते थे, सूत काटना, हाथ से बुनने का ये काम करते थे। लेकिन जब ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो मशीनें आ गई, और मशीनें क्या करने लगी, सूत काट कर कपड़े बुनाई का काम शुरू कर दी। तो इससे क्या हो गया कि वहां पर रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि अब काम जल्दी जल्दी होने लगा, और यहाँ का डिमांड जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। इंडिया में जो 25% जो बन रहा था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा था, वो डिमांड क्या हो गया, बंद हो गया। वो जो चल रहा था वो क्या हो गया, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का स्टेटस जो है वो बड़ी बुरी तरीके से बदला इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद। आई बात समझ में। पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन 2 वेज। अब इंडिया पर जो ब्रिटिश की हुकूमत थी उसने 2 तरीके से क्या करी, अंग्रेजों की मदद करी। पहला, इंडियन पीजेंट्स कुड बी फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप सच एज इंडिगो एंड चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर इजिली रिप्लेस कोर्सर इंडियन वन। इंडियन पीजेंट्स को कॉटन और इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता था, क्योंकि ब्रिटिश का भी शासन था, ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, और यहाँ पर जो है वो क्या किया जा सकता था, किसानों को मजबूर किया जा सकता था कि आप कॉटन और इंडिगो उगा के हमें दो, हम इसको ब्रिटेन में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो किसानों को मजबूर किया जा सकता था। और चीप ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, और ब्रिटेन में जो बन रहा था कपड़ा, इंग्लैंड में जो कपड़ा बन रहा था वो कहाँ आने लगा, इंडिया में आने लगा। और इससे जो है वो कोर्सर इंडियन वन, मतलब जो खुरदुरा खादी का कपड़ा होता था, मोटा, खाली हाथ से बुनोगे तो मोटा होगा ही, तो जो खुरदुरा होता था उसको क्या किया जा सकता था, बदला जा सकता था। तो इन दोनों ही वजहों से क्या हुआ, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। और इस सब के जड़ में क्या था कि ब्रिटिश का इंडिया में शासन, दोनों ही चीज़ें वो आसानी से कर सकते थे। यहाँ से कॉटन और इंडिगो रॉ मटेरियल भेज सकते थे, और वहाँ से बना माल को क्या कर सकते थे, यहाँ बेच सकते थे। उसको यहाँ का जो खादी का जो मोटा खुरदुरा जो बुना हुआ कपड़ा होता था उसको वो क्या कर सकते थे, वहाँ के मैन्युफैक्चर्ड टेक्सटाइल से क्या कर सकते थे, बदल सकते थे। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन वीवर्स एंड स्पिनर्स वर लेफ्ट विदाउट वर्क एंड इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल्स वीविंग सेंटर्स सच एज मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम एंड सूरत डिक्लाइंड एज डिमांड फेल। तो बड़ी संख्या में जो इंडियन वीवर्स थे और स्पिनर थे, जो सूत काटने वाले, कपड़े बुनने वाले जो लोग थे, उनकी नौकरी चली गई, उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो टेक्सटाइल वीविंग सेंटर्स था मुर्शिदाबाद में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, इसके डिमांड में भारी कमी आ गई। मतलब ब्रिटेन जो है वो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था और मशीनें आ गई थी, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था, मशीन से बने कपड़ों को क्या कर रहा था, पूरी दुनिया में क्या कर रहा था, भेज रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। तो जो 25% था इंडिया में वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम क्या, बहुत बुरे स्थिति में आ गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बुनने वाले थे, सूत काटने वाले थे, सबकी जॉब चली गई, सब लोगों ने काम छोड़ दिया। क्योंकि मुर्शिदाबाद, मछलीपट्टनम और सूरत जैसी जगहों पर जहाँ टेक्सटाइल का काम होता था, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था, वहाँ डिमांड ही खत्म हो गया, तो वो लोग क्यों कपड़े बुनवाएंगे। Yet by the middle of 20th century, large number of people began boycotting British or meal-made cloth and adopting khadi, even though it was coarser, more expensive and difficult to obtain. How did this change come about? फिर भी 20th सेंचुरी के मध्य आते आते बड़ी संख्या में लोगों ने ब्रिटिश या मील मेड क्लॉथ को क्या किया, उसका बहिष्कार करना शुरू किया, और खादी को अपनाना इन्होंने क्या किया, शुरू किया। खादी हालांकि खुरदुरा होता था, मोटा होता था, एक्सपेंसिव होता था और आसानी से मिलने वाला नहीं होता था। तो ये बदलाव आया कैसे, क्यों आया, आखिर अब तक तो चल रहा था ये मोटा कपड़ा जो है वो बहिष्कार, जो मोटा कपड़ा इन्होंने अपनाकर पतला कपड़ा का बहिष्कार क्यों किया। तो ये बदलाव आया कैसे, जैसे शुरुआत में तो ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो जब ब्रिटेन में क्या हुआ, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और मशीन से कपड़े बुने जाने लगे और दूसरे देशों में क्या किए जाने लगे, उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा, तो इंडिया में भी आने लगा। इंडिया के लोग भी क्या किए, मजबूरी थी उनको अपनाने की, क्योंकि यहाँ का डिमांड कम हो गया था। तो 20th सेंचुरी के मिडिल में, मध्य में, जो बहुत सारे संख्या में जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश और मील मेड क्लॉथ का क्या किया, बहिष्कार किया, खादी को अपनाना शुरू किया। हालांकि ये खादी का कपड़ा खुरदुरा, मोटा, एक्सपेंसिव और
मिलना इसका आसान नहीं होता था। फिर भी इन्होंने क्या किया, खादी को अपनाना शुरू किया विरोध में। तो ये विरोध आया क्यों, ये विरोध किया क्यों गया, ये बदलाव आया कैसे? इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल टू कंट्रोल द ग्रोइंग अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। द स्वदेशी मूवमेंट डेवलप इन रिएक्शन टू दिस मेजर। तो ये जो है बाइकॉट करने की नौबत क्यों आन पड़ी, इसको समझो। तो ब्रिटिश जो 1905 में जो है वो लॉर्ड कर्जन जब थे, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल को इन्होंने बांटने का सोचा, क्योंकि अच्छे से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके बंगाल पर। तो ब्रिटिश राज के खिलाफ जो बढ़ता हुआ विरोध था उसको काबू पाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये डिसाइड किया कि वो क्या कर देंगे, बंगाल का विभाजन कर देंगे। अब लोग इस पर भड़क उठे और उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब कि हम अपने देश का बना हुआ क्या करेंगे, सामान का इस्तेमाल करेंगे। पीपल वर अर्ज्ड टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड स्टार्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज मैच बॉक्सेज एंड सिगरेट्स। तो लोगों से ये अनुनय भी नहीं किया गया, अभिनंदन किया गया, प्रार्थना करी गई कि मतलब स्वदेशी मूवमेंट के शुरू होने के बाद लोगों जो लीडर्स थे उन्होंने ये लोगों से विनती करी कि आप ब्रिटिश गुड्स का, हर तरह के ब्रिटिश गुड्स का क्या करें, माल का क्या करें, बहिष्कार करें और अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाएं, उद्योग लगाएं। और जैसे कि मैच बॉक्स, सिगरेट है, इस सब का आप क्या करें, खुद से बनाना शुरू करिए, खुद से बनाना क्या करिए, शुरू करिए। द यूज ऑफ खादी वॉज मेड अ पैट्रियोटिक ड्यूटी। मास प्रोटेस्ट फॉलोड विद पीपल वॉविंग टू क्लींस देमसेल्फ ऑफ कॉलोनियल रूल। तो लोगों से यह अनुनय भी नहीं किया गया, अर्ज किया गया कि आप ब्रिटिश के द्वारा जो लाया गया सामान है उसका क्या करें, बहिष्कार करें, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, खुद का मैच बॉक्स, छोटा छोटा उद्योग जो है सिगरेट्स का, मैच बॉक्स का ये उद्योग आप खुद लगाएं, खुद निर्भर बने। बड़े लेवल पे इसका विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि बंगाल का विभाजन हो जाए। लोग जो है उन्होंने शपथ खाई कि वो कॉलोनियल रूल से आज़ादी पा के रहेंगे, ठीक है। और खादी जो है वो देशभक्ति, खादी का इस्तेमाल जो है वो देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वुमेन वर अर्ज्ड टू थ्रो अवे देयर सिल्क्स एंड ग्लास बैंगल्स एंड वियर सिंपल सिल्क बैंगल्स। औरतों से रिक्वेस्ट किया गया कि वो अपने रेशमी कपड़ों का त्याग करे, कांच की चूड़ियों का त्याग करे और बदले में शंख की चूड़ियां पहने। रफ होमस्पन वाज ग्लोरीफाइड इन सॉन्ग्स एंड पोइम्स टू पॉपुलराइज इट। और जो खुरदुराही, जो चरखे पर बुना हुआ कपड़ा होता था, हाथ से बुना हुआ जो कपड़ा होता था, चरखा ही नहीं, हथकरघे पे बना हुआ जो कपड़ा होता था, उसको गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से जो ग्लोरीफाई किया गया, अच्छा बताया जाने लगा। द चेंज ऑफ ड्रेस अपील्ड largely to the upper caste and classes rather than to those who had to make do with less and could not afford to new products. After 15 years, many people among the upper classes also returned to wearing European dress. तो ऊंचे तबके के लोगों से ज़्यादा जो है वो साधनहीन जो गरीब होते थे, जिनके लिए नई चीज़ें खरीद पाना मुश्किल होता था, उनको ये चीज़ें ज़्यादा भा गई। हालांकि 15 साल के बाद जो है अपर क्लास ने भी क्या किया, यूरोपियन ड्रेस को अपना लिया वापस फिर से। थ्रो मेनी पीपल रिलाइड टू द कॉज ऑफ नेशनलिज्म एट दिस टाइम, इट वॉज मोस्ट इम्पॉसिबल टू compete with cheap British goods that had flooded the market. हालांकि बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रहित के लिए, देश को बचाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत से देश को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, खादी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि खादी के कपड़े बुनने में वक्त लगता था, खादी महंगा होता था, आसानी से मिलता नहीं था, समझे। तो बहुत सारे लोगों ने देश के हित के लिए, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए क्या किया, खादी को अपना तो लिया लेकिन ज़्यादा दिन तक अपना नहीं पाए। रीज़न ये था कि ये असंभव था कि जो सस्ता किस्म का जो ब्रिटेन से कपड़ा बनकर आता था कॉटन का, उसके मुकाबले खादी को मार्केट में उतारना, खादी महंगा होता था, तो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। नतीजा क्या हुआ कि इसका जो पूरा जो रिजल्ट आना चाहिए, जिस उद्देश्य से ये स्वदेशी मूवमेंट किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। तो समझ रहा है, क्योंकि खादी क्या हो गया था, महंगा हो गया था और गरीब लोग कहाँ से अफोर्ड कर पाते खादी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से ब्रिटिश के द्वारा जो लाई गई कपड़े थे, सूती कपड़े, सस्ते किस्म की जो सूती कपड़ा था जो ब्रिटेन से आता था,
उसको उन्होंने फिर से अपना लिया। आई बात समझ में? Despite its limitations, the experiment with Swadeshi gave Mahatma Gandhi important ideas about using cloth as a symbolic weapon against British rule. तो इन असफलता कह लो, इन सीमाओं के बावजूद, इन असफलताओं के बावजूद भी जो स्वदेशी आंदोलन का जो तजुर्बा था, महात्मा गांधी को इससे यह सीख मिली कि ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में कपड़े की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। केवल कपड़े की मदद से क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश को हम लोग हिलाकर रख सकते हैं। ये गांधी जी को इस आंदोलन से क्या मिला, सीख मिला। अब है महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट विद क्लोथिंग। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो केवल महात्मा गांधी से रिलेटेड बातें पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। केवल महात्मा गांधी के लाइफ में कपड़ों की कैसी बदलाव आती है, उनके ड्रेसिंग स्टाइल में क्या अंतर आया, वो हम लोग जानेंगे। द मोस्ट फैमिलियर इमेज ऑफ महात्मा गांधी इज ऑफ हिम सीटेड बेयर चेस्टेड एंड इन अ शॉर्ट धोती एट द स्पिनिंग व्हील। ही made spinning on the charkha and the daily use of khadi or chorus cloth made from homespun yarn, very powerful symbols. These were not only symbols of self-reliance but also of resistance to the use of British mill-made cloth. तो महात्मा गांधी का कपड़े के साथ प्रयोग, ठीक है। तो सबसे फैमिलियर जो महात्मा गांधी की जो छवि है, जो चित्र हमारे दिमाग में आता है, वो ये आता है कि वो एक चरखे के सामने बैठे हुए हैं, बेयर चेस्टेड, आधा जो ऊपर वाला जो सीना है उनका, वो उन पर उस पर कपड़ा नहीं है, और छोटी धोती पहन रखी है वो, और व्हील नचाकर सूत काट रहे हैं। वो चरखा पर क्या कर रहे हैं, सूत काट रहे हैं, और डेली यूज के लिए, खादी के लिए वो क्या कर रहे हैं, खुद से सूत काट कर कपड़े बुनने का वो काम कर रहे हैं। गांधी जी ने ये भी कहा था, ये बात इसमें नहीं है, कि कम से कम आप, स्वदेशी मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि कम से कम आप इतना सूत जरूर काटिए जितना कि आप खुद इस्तेमाल करते हो। मतलब इतना कपड़ा आप जरूर बुनिए जितना कि आप खुद इस्तेमाल करते हो, अगर ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी चाहिए तो जो एक पॉपुलर इमेज है जो गांधी जी का, वो आता है जो गांधी जी चरखे पर बैठे सूत काट रहे हैं, उनका जो है वो ऊपर का बदन जो है वो ढका हुआ नहीं है किसी कपड़े से, है ना। और ये जो है वो एक पावरफुल सिंबल है। ये केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों के विरोध में भी ये सिंबल जो है वो काम करता था। ये सिंबल जो है वो ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी था। ये जो चित्र था, ये जो छवि थी, वो केवल आत्मनिर्भर बनने की नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश द्वारा जो कपड़ा लाया जा रहा था, मिल मेड जो कपड़ा था जिसको इंडिया में बेचा जा रहा था, यहीं से रॉ मटेरियल ले जाते थे और यहीं पर आके बेचते थे ज़्यादा कीमतों पर। तो ये जो है उसका विरोध था। ये चरखा वाला जो है वो चरखा वाला आत्मनिर्भरता प्लस ब्रिटिश के मिल मेड कपड़ों का क्या था, विरोध का प्रतीक दोनों था वो। महात्मा गांधी लाइफ एंड हिज एक्सपेरिमेंट विद क्लोथिंग सम ऑफ द चेंजिंग एटीट्यूड टू ड्रेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। महात्मा गांधी की जो जिंदगी है और उनका जो कपड़ों के साथ जो उनका प्रयोग है, वो भारतीय उपद्वीपों के पहनावे के प्रति जो है वो बदलते रवैये का, उसमें जो है वो गुड़ छिपा हुआ है। एज अ बॉय, जब गांधी जी लड़के थे, बच्चे थे, एज अ बॉय फ्रॉम ए गुजराती बनिया फैमिली, ही यूजुअली वोर अ शर्ट विद अ धोती और pajama and sometimes a coat. When he went to London to study law as a boy of 19 in 1888, he cut off the tuft on his head and dressed in a western suit so that he would not be laughed at. On his return, he continued to wear western suits topped with a turban. As a lawyer in Johannesburg, South Africa in the 1890s, he still wore western clothes. तो जब गांधी जी लड़के थे, गुजराती बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो शर्ट पहनते थे धोती के साथ या पैजामे के साथ। धोती या पैजामे के ऊपर वो क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे, और कभी कभी उस पर कोट भी डाल लेते थे। लेकिन जब वो लंदन गए पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, जब वो लंदन गए 19 साल की उम्र में 1888 में, तो उन्होंने अपनी चोटी काट ली थी और वेस्टर्न सूट उन्होंने धारण कर ली ताकि उन पर लोग हंसे नहीं। जब वो वापस आए तो उन्होंने वेस्टर्न सूट्स पहनना जारी रखा और उसके ऊपर टर्बन पहनना जारी रखा। जब वो जोहान्सबर्ग में लॉयर थे साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर भी जो है वो वेस्टर्न क्लॉथ्स ही पहनते थे।
Soon he decided that dressing unsuitably was a more powerful political statement. उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये जो रिवाज से हट के जो लोग कपड़ा पहनते हैं वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है. इन दरबान in South Africa in 1913, Gandhi first appeared in a lungi and kurta with his head shaved as a sign of mourning to protest against the shooting of Indian coal miners. तो 1913 की बात है, कोयला खादान के मजदूरों पर गोली चलाया गया था. इसमें जो है वो लोगों की, मजदूरों की काफी संख्या में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी. तो इस पर दुख प्रकट करने के लिए, इस पर विरोध प्रकट करने के लिए गांधी जी ने डरबन साउथ अफ्रीका में क्या किया था, पहली दफा लुंगी और कुर्ता पहना था और अपने बाल छिलवाए थे विरोध के लिए. जबकि वहां पर वो क्या पहनते थे, वेस्टर्न क्लोथ उन्होंने अपना रखा था. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1915 he decided to dress like a काठियावादी peasant. Only in 1921 did he adopt the short dhoti, the form of dress he wore until his death. जब वो इंडिया आए 1915 में, तो उन्होंने तय किया कि वो कठियावादी किसान की तरह क्या करेंगे, पोशाक अपनाएंगे. 1921 में उन्होंने ये शॉर्ट धोती अपनाई एज अ फॉर्म ऑफ ड्रेस, और मरते दम तक उन्होंने धोती ही पहना. फिर ऑन सितंबर 2, 1921, a year after launching the non-cooperation movement which sought स्वराज in 1 year, he announced. तो साल भर में स्वराज मतलब खुद का राज, स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद 1 साल के बाद उन्होंने 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ये ऐलान किया. क्या ऐलान किया कि आई प्रपोज टू डिस्कार्ड एट लिस्ट up to 31st of the October my topi and vest, and to content myself with a loin cloth and a chadar whenever necessary for protection of my body. I adopt the change because I have always hesitated to advise anything I may not be prepared to follow. तो जब वो इंडिया में 1915 में आए तो उन्होंने क्या तय किया कि वो कठियावादी पीजेंट्स का क्या करेंगे, वेशभूषा धारण करेंगे. 1921 में उन्होंने शॉर्ट धोती अपनाई एज अ फॉर्म ऑफ ड्रेस, और ये धोती उनका मरते दम तक चलता रहा. धोती उन्होंने पहनना मरते दम तक जारी रखा. 2 सितंबर 1921 की बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के 1 साल के बाद. साल भर में उन्होंने स्वराज हासिल करने के उद्देश्य से जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या किया था, शुरू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू करी थी. और 2 सितंबर 1921 को उन्होंने ऐलान किया कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 31 अक्टूबर तक मैं क्या करूं, टोपी, गंजी. आई प्रपोज टू डिस्कार्ड एट लीस्ट टू 31st of October माई टोपी एंड वेस्ट, एंड टू कंटेन माई सेल्फ विद लॉइन क्लॉथ. तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 31 अक्टूबर तक मैं अपनी टोपी और गंजी का बहिष्कार करूं और केवल धोती पहनूं और एक चादर रखूं. जब कभी मुझे बॉडी के प्रोटेक्शन की ठंड लगे, बरसात में जरूरत महसूस हो, तो वो चादर से अपने शरीर को ढक सके. तो उन्होंने कहा कि मैं तय करता हूं, उन्होंने प्रण ली कि कम से कम 31 अक्टूबर तक, 2 सितंबर को उन्होंने प्रण लिया कि 31 अक्टूबर तक वो क्या करेंगे, धोती और चादर ही पहनेंगे, जो धोती पहनेंगे और चादर ओढ़ेंगे. आई अडॉप्ट द चेंज बिकॉज आई हैव ऑलवेज हेजिटेटेड टू एडवाइस एनीथिंग आई मे नॉट बी प्रिपेयर टू फॉलो. वो इन्होंने इस चेंज को इसलिए अपनाया था ताकि वो दूसरे को कुछ करने से पहले खुद में बदलाव करके दिखा सके कि ऐसा भी हो सकता है. किसी को कोई बदलाव करने के लिए कहो और वो बदलाव आप खुद ही ना करो तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे. तो उन्होंने ये इसलिए अपनाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, स्वराज मूवमेंट, इस सब को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, कपड़ा जो है वो अपना इंडियन स्टाइल, जो कठियावादी पीजेंट्स का स्टाइल था, उन्होंने ये अपनाया था. ठीक है. और इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि जब तक वो खुद नहीं बदल सकते तब तक दूसरों को बदलने की वो सलाह नहीं दे सकते. एट दिस टाइम ही डिड नॉट वांट टू यूज दिस ड्रेस ऑल हिज लाइफ एंड ओनली वांटेड टू एक्सपेरिमेंट फॉर अ मंथ और 2. जब इन्होंने धोती और चादर जो अपनाया था तो वो ये उस टाइम में उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो पूरी जिंदगी भर इसको पहनेंगे या पूरी जिंदगी भर यही पोशाक जो है वो धारण करेंगे. उन्होंने सोचा था 1-2 महीने केवल क्या करेंगे, वो प्रयोग करके देखते हैं, क्योंकि उनको आइडिया कहाँ से मिला था, स्वदेशी आंदोलन से. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमें असहयोग आंदोलन में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है. गांधी जी ने ये कपड़ा अपनाया, धोती और चद्दर.
है ना। और उन्होंने कहा, इसका ये रीज़न दिया कि मैंने यह चेंज इसलिए अपनाया ताकि मैं लोगों को ये सलाह देने में ना हिचकिचाऊं जो मैं खुद ना कर सकता। एट दिस टाइम गांधी जी जो है ये पूरे इस ड्रेस को पूरी ज़िंदगी भर इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वो 1-2 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जल्द ही इसमें देखा कि गरीबी के प्रति निष्ठा का भाव दिखा, इस तरह के कपड़े में गरीब लोगों का निष्ठा का भाव दिखा, और उन्होंने कभी और कोई वस्त्र फिर धारण नहीं किया। ही कॉन्शियसली रिजेक्टेड द वेल नोन क्लॉथ्स ऑफ द इंडियन एस्थेटिक एंड अडॉप्टेड द ड्रेस ऑफ द पुअरेस्ट इंडियन। और इस तरीके से उन्होंने जानबूझकर इंडियन एस्थेटिक जो गृहस्थ जीवन में जो लोग कपड़े पहनते थे उसका उन्होंने बहिष्कार किया, और सबसे गरीब तबके के जो इंडियन होते थे उनके कपड़े को उन्होंने अपना लिया, धोती को अपना लिया, चादर को अपना लिया। खादी व्हाइट एंड कोरस वाज टू हिम साइन ऑफ प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड पॉवर्टी। खादी, सफेदी और खुरदुरे खादी जो है वो इनके लिए शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक बनी। वेयरिंग इट बिकेम ऑल्सो सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। इसको पहनना जो है वो राष्ट्रवाद का प्रतीक था, और रिजेक्शन टू वेस्टर्न मिल मेड क्लॉथ, और पश्चिमी मिल उत्पादित कपड़ों का विरोध भी था। इसको पहनने से राष्ट्रवादी प्रतीक भी बना, और ब्रिटिश द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे, ब्रिटिश मिल मेड कपड़ा का क्या हुआ, विरोध भी हुआ। तो एक साथ 2 काम हुआ। ही वोर द शॉर्ट धोती विदाउट अ शर्ट व्हेन ही वेंट टू इंग्लैंड for the round table conference in 1931. He refused to compromise and wore it even before King George V at Buckingham Palace. When he was asked by journalists whether he was wearing enough clothes to go before the king, he joked that the king had enough on for both of us. तो 1931 की बात है जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जब वो इंग्लैंड गए, तो वो एक धोती पहने थे, वो भी बिना शर्ट के, है ना। वो एक धोती पहने थे बिना शर्ट के। उन्होंने इस बात से समझौता करने से इनकार कर दिया कि वो वेस्टर्न ड्रेस पहन के किंग जॉर्ज फिफ्थ के पास सामने जाएंगे बकिंगम पैलेस में। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, बोला कि जो पहने हैं वही पहन के जाएंगे। तो जर्नलिस्ट, पत्रकार वगैरह लोगों ने इनसे पूछा कि भाई क्या आप राजा के सामने जाने लायक कपड़ा आपने पहन रखा है? तो गांधी जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सम्राट ने हम दोनों के हिस्से का कपड़ा पहन लिया, इसलिए मैं इतने ही कपड़े में जाऊंगा। महात्मा गांधी's ड्रीम was to clothe the whole nation in khadi. He felt khadi would be a means of erasing difference between religions, classes, etc. गांधी जी का सपना था कि पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं वो खादी का कपड़ा पहने। उन्होंने महसूस किया कि खादी जो है वो जाति धर्म का भेद जो है वो मिटा देगा। बट वॉज इट ईजी फॉर अदर्स टू फॉलो टू इन हिज फुटस्टेप? लेकिन क्या इनके नक्शे कदम पर इनकी भावनाओं को समझने के लिए लोग राजी थे? वॉज सच ए यूनिटी पॉसिबल? क्या इस तरह की एकता संभव थी कि सब लोग खादी ही अपनाएं? नॉट मेनी कुड टेक टू द सिंगल पीजेंट्स लाइनॉट क्लॉथ एज ही हैड। बहुत सारे लोग जो है उनके जैसा एक तरह का वस्त्र धारण करना नहीं चाहते थे, नहीं कर सकते थे। नॉट डिड ऑल वांट टू, ना चाहते थे ना वो कर सकते थे। इनका जो सपना था कि सारे इंडियंस एक ही तरह का कपड़ा पहने, खादी ही पहने, तो ये इसको जो है इसलिए उन्होंने चाहते थे कि वो खादी पहने ताकि जाति धर्म संबंधित जो भी सब लोग एक जैसा कपड़ा पहनेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, इतना आसान नहीं था कि इनके नक्शे कदम पर सारे लोगों को चलने के लिए राजी कराया जा सके, क्योंकि इस तरह की एकता क्या पॉसिबल थी? बहुत सारे लोग जो है वो एक ही तरह का ये जो किसानी वाला कपड़ा था जो गांधी जी पहनते थे वैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहते थे। Here are some examples other responses to महात्मा गांधी's call। तो गांधी जी के इस आह्वान पे कि आप खादी पहनो, है ना, लोगों ने तरह तरह की रिएक्शन दिए। 4 पॉइंट है कि लोगों ने से जब रिक्वेस्ट किया गांधी जी ने कि आप जो है वो क्या करो, खादी पहनो, तो 4 तरह के रिएक्शन मिले। नेशनलिस्ट सच एज मोतीलाल नेहरू, a successful barrister from Allahabad, gave up his expensive western style suits and adopt the Indian dhoti and kurta, but these were not made of coarse cloth। तो गांधी जी के आह्वान पर असर जो पहला था कि जो राष्ट्रवादी लोग थे इसमें से मोतीलाल नेहरू जो कि इलाहाबाद के वकील थे, उन्होंने एक्सपेंसिव वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ को क्या किया, छोड़ दिया, और उन्होंने इंडियन धोती और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, लेकिन ये खादी का नहीं था। Those who had been deprived by caste norms for centuries were attracted to Western dress styles. Therefore,
Unlike Mahatma Gandhi, other nationalists such as Baba Saheb Ambedkar never gave up the Western style suit. Many Dalits began in the early 1910s to wear three-piece suit and shoe and socks on all public occasions as a political statement of self-respect. अब वो लोग जो जाति प्रथा के वजह से सदियों से वंचित तबकों में शामिल थे, जिन्होंने वेस्टर्न ड्रेस को अपना लिया था, याद करो सनार और नदार वाला वेस्टर्न ड्रेस को उन्होंने क्या किया था, अपना लिया था। वो लोग इस बदलाव के प्रति रुझान नहीं दिखाया उन्होंने। जो नेशनलिस्ट थे जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने अपना वेस्टर्न स्टाइल सूट नहीं छोड़ा। बहुत सारे दलित जो कि 1910 में वो जो थ्री पीस सूट पहनते थे, सॉक्स पहनते थे, मोजे पहनते थे, जूते पहनते थे पब्लिक ओकेजन्स पे, उन्होंने अपना जारी रखा, ये जो कि उनकी तरफ से आत्मसम्मान और राजनीतिक वक्तव्य था, मतलब ये नहीं बदले। A woman who wrote to Mahatma Gandhi from Maharashtra in 1928 said, "A year ago, I heard you speaking on the extreme necessity of every one of us wearing khadi and thereupon decided to adopt it. But we are poor people. My husband says khadi is costly belonging as I do to Maharashtra. I wear a sari 9 yards long and the elders will not hear a reduction to 6 yards." एक औरत ने गांधी जी को चिट्ठी लिखकर बताया महाराष्ट्र से 1928 में, उन्होंने कहा कि एक साल पहले मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि किस तरीके से हमारे देश में खादी के कपड़ों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खादी को अपनाऊंगी। लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खादी जो है वो महंगी है और मैं जो हूँ 9 यार्ड का साड़ी पहनती हूँ और बड़े बुजुर्ग जो हैं उसे घटाकर 6 गज की बात के लिए राजी नहीं होते हैं। Other women like Sarojini Naidu and Kamala Nehru wore colored sarees with designs instead of chorus white homespun. तो हाथ के बुने मोटे कपड़ों की जगह जो दूसरी औरतें थी, सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसी जो औरतें थी, इन्होंने जो है वो साड़ी जिस पर डिजाइनें बनी होती थी उस तरह की साड़ी को अपनाया। आई बात समझ में? तो कंक्लूजन ये है कि चेंजिंग इन स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग आर दस लिंक्ड अप विद शिफ्ट्स इन कल्चरल टेस्ट एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहनावे की शैली में जो अंतर था वो किस चीज से जुड़ा हुआ था, बदलाव से जुड़ा हुआ था, सांस्कृतिक टेस्ट के अनुसार, सांस्कृतिक टेस्ट से जुड़ा हुआ था, सौंदर्यता के ख्याल से जुड़ा हुआ था। एंड चेंजेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में जो अंतर आया इसके वजह से कपड़े में चेंजेस आया। एंड विद इश्यूज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल और पॉलिटिकल संघर्षों की वजह से कपड़ों में चेंजेस आया। सो व्हेन वी सी क्लोथिंग स्टाइल अल्टर वी नीड टू आस्क, जब कभी भी हम कपड़ों के पहनावे में अंतर देखते हैं तो हमें पूछने की जरूरत है कि व्हाई डू दीज चेंजेस टेक प्लेस, ये चेंजेस आया क्यों? व्हाई डू दे टेल अस अबाउट व्हाट डू दे टेल अस अबाउट सोसाइटी एंड इन हिस्ट्री, ये कपड़े जो है वो हमें सोसाइटी और इसके इतिहास के बारे में क्या बताते हैं? व्हाट कैन दे टेल अस अबाउट चेंजेस इन टेस्ट एंड टेक्नोलॉजीज, मार्केट्स एंड इंडस्ट्री, ये कपड़े जो है वो हमें रुचि और टेक्नोलॉजी में बदलाव के बारे में क्या बताते हैं, मार्केट और इंडस्ट्री के बारे में क्या बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किन किन वजहों से कपड़ों में बदलाव आया। पहले क्या था, समचुअरी लॉ था, जिसमें जो है वो राजा महाराजा और गरीब तबके के लोगों का क्या था, तय था कि कौन क्या कपड़ा पहनेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये खत्म हुआ, लेकिन फिर भी गरीबी और अमीरी के आधार पर लोग जो है वो कपड़ा खरीदने लगे, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए थे। और फिर हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से औरतें जो हैं वो किस तरीके से कोर्सेट्स, बेल्ट्स, है ना, स्टेज वगैरह में जो है कैद रहती थी। फिर उसके सुधार के लिए आवाज़ उठा, फिर उसका कपड़ा चेंज हुआ। वर्ल्ड वार के दौरान जो है जो 7 लाख औरतें जो हैं वो जो काम करती थी एम्यूनिशन फैक्ट्रीज में, हथियार वाले फैक्ट्री में, तो उनको कैसे ब्लाउज और ट्राउज़र पहन के काम करने में दिक्कत होती है और स्कार्फ में काम करने में दिक्कत होती थी, तो किस तरीके से ओवरऑल खादी का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिर जो है वो हम लोगों ने देखा कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया। हम लोगों ने सनार और नदेर और जो नायर थे उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को जाना। फिर जो सनार जो थे उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी अपना ली, ताकि वो जो नायर थे उनके अधीनस्थ वो नहीं रह सके। क्रिश्चियनिटी उन्होंने अपना लिया और उनके पहनावे में चेंज आया। फिर हम लोगों ने ब्रिटिश रूल और ड्रेस कोड के बारे में जाना कि किस तरीके से एक ही कपड़े के 2 मीनिंग होते थे, टोपी और पगड़ी में क्या अंतर था। पगड़ी लोग सम्मान में पहनते थे और अंग्रेज लोग टोपी उतारते थे सम्मान में, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जूतों को लेकर जो है मनुख
मनोक जी के साथ क्या वाकया हुआ था अदालत में, वो हम लोगों ने जाना। नेशनल ड्रेस की जरूरत क्यों आन पड़ी, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, क्यों स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, और गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में किस किस तरीके से कपड़े बदले, है ना, उनके पीछे क्या मोटिव था। इस तरीके से हम लोगों ने इन सब चैप्टर में हम लोगों ने ये जाना। तो आप लोग बाकी रिवाइज करो, बाकी लाइन बाय लाइन तो क्लियर है ही, सबका पूरा बताना संभव नहीं होता। रिवाइज करो, ये हिस्ट्री है, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करे तो बार बार इसको पढ़ो, क्योंकि एक कहानी टाइप नहीं होता कि आप एक ही बार में सारा कुछ समझ जाओ, ठीक है। हर टॉपिक अलग अलग बातों को बताता है, तो जब तक आप एक टॉपिक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।